आप लोगों को बताए थे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का 2 तरीका बताए थे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई के बारे में हम क्या बोले थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई के बारे में क्या बताए थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस फोटो के मतलब इस डायग्राम के तहत हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे प्रोड्यूसर के बारे में बताए थे, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर समझ रहे हैं ना, अगर हिंदी में नहीं भी प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, कोई भी वस्तु है जहाँ पे वो उत्पादन होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये उत्पादित हो रही है, ये यहाँ से अगर ये 10 रुपये में कहाँ जाती है, ये थोक मार्केट में, जिसको क्या कहते हैं, होलसेल, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये 10 रुपये में जाती है तो होलसेल तक आते आते इसका प्राइस क्या हो जाता है, 15, और 15 के बाद ये कहाँ जाती है, रिटेलर के पास, रिटेलर या किराना, और किराना दुकान तक ये हमारे पास आते आते तक कितना हो जाती है, 20 रुपये। तो इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ये हमारे कंट्री में यूज नहीं होता है, लेकिन आप इसको जानिए, आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि अगर बाहर की गवर्नमेंट को पहले ही अगर पता लगाना हो कि इन्फ्लेशन आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो वो इस इंडेक्स को देख लेती है। कि फर्ज कीजिए कि अगर पिछले महीने यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस जो था वो 10 रुपये था, इस महीने अगर वो 20 रुपये हो जाए, तो यहाँ तक बढ़ने से पहले ही वो समझ जाएगी कि इन्फ्लेशन मार्केट में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जब हम होलसेल प्राइस के औसत निकालते हैं, तो वो हमारा आ जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ तक का प्राइस आ जाता है, वो हम लोग देखते हैं किसके अंतर्गत, सीपीआई के अंतर्गत। तो पहले हम लोग होलसेल डब्ल्यूपीआई को समझने की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूपीआई में 697 कमोडिटीज होती है, लास्ट क्लास में भी हम बताए थे। इसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला हो गया फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर का मतलब होता है जिसमें हमारी ऊर्जा आती है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पावर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया। अभी थोड़ा जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों को बताएंगे भी, ठीक है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी डायग्राम बता दिए थे। 6 कितनी कमोडिटी तो टोटल होती है, बोलिए, 697 होती है। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, ठीक है। पहला क्या बताए थे, हाँ, पावर एंड फ्यूल। तेज बोलिए थोड़ा, क्योंकि 697 अगर इतने सारे गुड्स हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, तो उसको कैटेगरी तो करना पड़ेगा ना, देखने के लिए कि किसमें कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो पहला ये क्या हो गया, पावर एंड फ्यूल। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कोल, जिसको क्या कहते हैं, कोयला। फिर हमारा आ गया मिनरल्स, जिसको क्या कहते हैं, मिनरल्स ऑयल्स, खनिज, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत, जो कहना है कहिए, ठीक है। तो पहला कैटेगरी सबको पता हो गया, क्लियर, पावर एंड फ्यूल होता है। दूसरा भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, प्राइमरी आर्टिकल। प्राइमरी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक। तो जो भी प्राथमिक वस्तुएं होंगी उसको हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर भी कैटेगरीज है, ठीक है, क्योंकि 697 है, बहुत ज्यादा ही वस्तुएं हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है पहला, हल्ला मत कीजिए प्लीज, हल्ला मत करिए, कुछ सवाल है तो पूछिए, डिस्टर्ब मत करिए। ये हो गया फूड आर्टिकल। फूड मतलब समझते हैं, खाद्य पदार्थ। उसके बाद हुआ नॉन फूड आर्टिकल, जो खाने योग्य नहीं है लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसमें भी हमारा आता है मिनरल्स। यहाँ क्या था, मिनरल्स, ऑयल। यहाँ क्या है, सिर्फ मिनरल। इस फूड आर्टिकल के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे हमारा हुआ दाल, सीरियल्स को क्या तो बोलते हैं हिंदी में,
अनाज, हाँ थैंक यू, अनाज तो ग्रेन्स को बोलते हैं। अच्छा जो भी है, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, ये छोटा हो जाएगा कि फिर से चला जाएगा? ठीक है। और नॉन फूड आर्टिकल में ऐसी चीजें जो हम खा नहीं सकते लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर या खेती से जुड़ी हुई है। बताइए अपने से कुछ एग्जाम्पल। हाँ, कपास किसी ने बोला? किसने बोला कपास? हाँ हाँ, तो कब सही बोला उस उन्होंने? रॉ कॉटन, जिसको क्या उन्होंने बोला? कपास, जूट, सिल्क। ठीक है, ये किस में आ जाएगी? नॉन फूड आर्टिकल्स में। और ये मिनरल्स तो है ही हमारा। उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज जिसको था पिछले क्लास का, कुछ भी याद है? सबसे ज्यादा इसका था ना 60s के अराउंड, तो इसके अंदर भी 64 पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर भी है फूड प्रोडक्ट, यानी फूड प्रोडक्ट 3 जगह है, एक फूड आर्टिकल, एक नॉन फूड आर्टिकल, एक यहाँ पे भी फूड प्रोडक्ट। इसका हिंदी है पीडीएफ में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां भी चलेंगे। फिर आया टोबैको, इसका तो हिंदी पता है ना? तंबाकू, बिवरेजेस जिसको पीने का प्रोडक्ट बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसके कैटेगरी में आता है? बिवरेजेस के कैटेगरी में आता है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब समझते हैं क्या? बोलिए। हाँ, और लेदर। तो WPI में इन 3 भाग में हम लोग चीजों को बांटते हैं मेजर करने के लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कितना टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 697 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3। कौन कौन सा है? ठीक है, प्राइमरी के अंतर्गत इतना, देखिए इतना आपको अंदर से नहीं पूछेगा, आपको बस यहीं से पूछेगा कि 3 प्रोडक्ट कौन कौन सा है, उसके अंदर आपको नहीं जाना है। लेकिन हम आपके ज्ञान के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर ना हो। ठीक है, तो फूड आर्टिकल में हम लोग समझ गए, प्राइमरी आर्टिकल के अंदर फूड आर्टिकल जो भी दाल चावल, जो भी खनिज वगैरह, सॉरी अनाज। नॉन फूड आर्टिकल में हम लोग समझे क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल्स, रॉ कॉटन, जूट, सिल्क, ये सब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको खा नहीं सकते हैं हम लोग। ठीक है, और मिनरल्स जो भी खनिज होता है वो भी। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या क्या है बताइए? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, यहाँ मैन्युफैक्चर्ड नहीं लिखे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो इंग्लिश में भी लिखिए, घबराइए मत। उसके बगल में हिंदी में डाल दीजिए, पर लिखिए, लिखिए, डायग्राम बनाइए इसको। इसके अंदर जो भी टोबैको, बिवरेजेस, टेक्सटाइल, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट, क्योंकि 697 है, 3 पार्ट के अंदर भी सब पार्ट्स है, पर इतना जानना हमें जरूरी है। तो इसका जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो क्या निकल के आता है? बोलिए क्या निकल के आता है? WPI। WPI क्या है इन्फ्लेशन मेजर करने का? बोलिए, तरीका है। ये डायग्राम बना लिए? सब बना लिया? आप लोग बनाए? दिखाइए। बोर्ड वाला आपको समझाने के लिए ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हो गया ना? ठीक है, सबका हो गया। अब देखिए, अगर किसी भी, मान लीजिए अगर आपको अभी इन्फ्लेशन निकालना है तो किसी टाइम से तो कंपेयर करेंगे ना। मान लीजिए 2025 का निकाल रहा, 1970 से तो नहीं कंपेयर करेंगे, तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो इसके लिए आपको ये सवाल आ सकता है कि नया बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वो क्या है? याद रखिएगा, ये सवाल आता है।
2011 12, ठीक है। तो अगर हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, करंट प्राइस लेंगे, उसके बाद बेस ईयर का प्राइस लेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मार्च 2025 का WPI हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2011 से 12 के मार्च का उस प्रोडक्ट का दाम देखेंगे। अगर हम लोग को प्राइमरी आर्टिकल का निकालना है तो देखेंगे कि 2011 से 12 में मार्च के टाइम में इसका क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस है, उसको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इन्फ्लेशन का रेट। मार्च का किसी को पता है WPI का इन्फ्लेशन का रेट कितना है मार्च का, नहीं पता है, 2.05 है। ये कौन से इन्फ्लेशन के अंतर्गत आएगा, बोलिए, जो बोल रहे तेज बोलिए, आंसर सही बोल रहे तेज बोलिए। हाँ, क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन सही है कि नहीं कंट्री के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया WPI का, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है तो बोलिए, आप लोग को समझ में आया, तेज बोलिए। कुछ ऐसा जो इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो, क्या 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 समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। क्या आप लोग को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं, लिख लिया आप लोग, ये बेस ईयर लिखिए 2011-12 है, क्वेश्चन आएगा इस पे, क्योंकि इससे पहले एक था 2000 और 2001 था और ये 2018 या 19 में ही ये चेंज हुआ है, इसीलिए रिसेंट का क्वेश्चन है, ये आता है। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी हम आप लोगों को बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे कि नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, ये सब आपको खुद से इसको याद करने की जरूरत है। क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम है, आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर से आपको सवाल है कि कौन पब्लिश करती है, सीएसओ करती है। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। इससे भी सवाल आता है कि कौन सा जो डेटा है या कौन सा जो मेजर है वो कौन पब्लिश करके देती है, कौन सा इंस्टीट्यूट पब्लिश करके देता है। पीपीआई के बारे में हम आप लोग को बता दिए, डब्ल्यूपीआई के बारे में बता दिए। डब्ल्यूपीआई कितना गुड्स होती है पूरी 697, यहीं पे हम आप लोग को याद करवा दे रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड का क्या रहता है कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी आर्टिकल्स का 22.62, क्या क्या था प्राइमरी आर्टिकल के अंदर, हाँ, और मिनरल सॉइल भी था ना, हाँ, ठीक है। उसके बाद मिनरल सॉइल हो जाता, पावर भी हो गया। इसको अगर हिंदी में लिखना है तो ये इतना लिख लीजिए, ठीक है, जो जो हिंदी के स्टूडेंट है इसको लिख लीजिए, लिखना है। ठीक है, दिख रहा है, आप लोगों को डस्टर दिख रहा है क्या कहीं, अच्छा नहीं है डस्टर, अच्छा अच्छा ठीक है, ये लिख लिया आप लोग। अब सीपीआई में आगे बढ़े, लिखिए,
देखिए WPI का डेटा कौन लेके आता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वीकली बेसिस। सेम चीज CPI लेके नहीं आता है। CPI को अलग डेटा उसको रिवील किया जाता है, लेकिन WPI का डेटा अलग रिवील करती है। चलिए अब हम लोग CPI के बारे में पढ़ेंगे। हो गया WPI क्लियर? मार्च का WPI कितना बताएं? 2.05 बताए थे। ऊपर नीचे थोड़ा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 से 3% के बीच में ही है। अब हम लोग CPI के बारे में पढ़ेंगे। हम कंज्यूमर है, हम और आप क्या हैं? कंज्यूमर, जिसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, उसको उपभोग करते हैं, तो वो क्या हो गए? आप कंज्यूमर हो गए। समझ में आया? अगर आपके पास फोन है तो आप फोन के कंज्यूमर हुए। समझ में आया? तो इसी तरीके से जब हमारे बास्केट में, हमारे बैग में क्या क्या कमोडिटीज है, उसके प्राइस का, उसके दाम का जब हम एवरेज यानी औसत निकालते हैं, तो उससे क्या निकल के आता है? CPI, ठीक है। लेकिन कस्टमर्स तो बहुत सारे कैटेगरी में है ना? अगर हम जो कंज्यूम करते हैं, क्या बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस भी वही चीजें कंज्यूम करते हैं? नहीं करेंगे। आप गांव के गरीब तबके के लोग में जाएंगे तो क्या वो लोग भी सेम चीजें कंज्यूम करेंगे? तो हमारे बास्केट में अलग अलग चीजें होती हैं, जो हमारा बैग होता है उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। तो CPI को उस बेसिस पे मेजर किया जाता है। किसको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 8 ग्रुप्स है, ठीक है। इसको यानी जो हमारा गुड्स है, जो हमारी वस्तुएं हैं, उसको 8 भाग में कैटेगरी किया गया है। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, फूड, बेवरेजेस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। समझ में आया? तो मान लीजिए कि कोई रूरल वर्कर है, तो क्या उसके पास हाउसिंग का ज्यादा क्वांटिटी होगा? अगर आप डिफरेंस लेके चलते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपको फूड ज्यादा मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, पर उसके बैग में आपको फूड ज्यादा मिलेगा। हो सकता है आप जब बड़े स्केल पे जाएंगे तो वहां आपको फूड कम मिले, वो लोग तो खाते ही नहीं है ग्रेन्स को। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोलिए, हम बोल देंगे। ये लिख रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा लिखिए। जब हो जाए तो बताइएगा। अपैरल मतलब समझते हैं ना? परिधान, जो भी कपड़ा वपड़ा हम लोग पहनते हैं वो उस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। क्या बताया? तो ये जो पूरा 8 ग्रुप्स के अंदर कोई एक गुड्स तो है नहीं ना, तो उसको रूरल के हिसाब से अलग गुड्स में डिफरेंशिएट किया गया है, और अर्बन के हिसाब से अलग गुड्स में डिफरेंशिएट किया गया। क्या? वो होलसेल था। होलसेल पे ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको
गुड्स कम होते हैं होलसेल में ज़्यादा नहीं होते हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए होलसेल में आटा दे रहा है तो रिटेल तक आते आटे का बहुत सारा आइटम बन जाता है। आप समझ रहे, अगर यहाँ पे बेसन प्रोड्यूस हो रहा है तो रिटेल तक आते आते बेसन का भुजिया बन जाता है, बेसन का बहुत सारा चीज़ बन जाता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है। होंगे, बिल्कुल होंगे अंदर। कॉमन आइटम देखिए, हम लोगों को जो आप लोगों का सवाल आएगा वो इतना तक का ही आएगा, इससे ज़्यादा अंदर घुस के नहीं आएगा। इसके बाद जो हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो वो हम बताते हैं क्योंकि आपके बुक में भी इतना ही दिया हुआ। कहीं कहीं तो इसके गुड्स को भी हम लोग 8 ग्रुप की जगह सिर्फ 6 ग्रुप में भी कैटेगराइज करते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो 6 के बारे में भी डेटा दिया रहेगा। जैसे फूड एंड बिवरेजेस है, इसका सिर्फ 7 दिन का पैटर्न हम लोग देते हैं, लेकिन 7 दिन में हम क्या खाए हैं क्या नहीं खाए हैं। लेकिन जैसे हमारा हाउसिंग हो गया, ये तो पिछले 7 दिन देख के हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए हम लोग 1 महीने का भी ले सकते हैं डेटा। हो गया ये? लिख लिए थे ना सब? वर्कर को श्रमिक बोलते हैं ना शायद हिंदी में। रूरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैनुअल होता है ना, नॉन मैनुअल। ये नॉन मैनुअल लेबर का हम आपको मतलब बता देंगे, ठीक है, कि उसका हिंदी हमको भी नहीं मिला, बता रहे हैं। सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर, मतलब ऐसे लोग जो डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, जो अर्बन एरिया में जितने भी लोग हैं, मतलब जो अपने शरीर से काम नहीं करके दिमाग से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअल का मतलब क्या होता है कि जिसमें भी आपका हाथ पैर जो भी यूज हो, मैन से वर्ड मैनुअल बना है। ठीक है, तो सीपीआई निकालने के लिए हम 4 बास्केट बनाएंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे। एक ऐसे लोगों का बास्केट जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो मजदूरी कृषि ये सब नहीं करते हैं, ठीक है, वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अलग अलग कैटेगरी था, उनमें वो फूड कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो घर कितना खरीद रहे हैं, कपड़े में वो कितना खर्च कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर का निकालेंगे बास्केट।
जो भी इंडस्ट्रियल वर्क, अब आप खुद सोचिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, है ना? आप सोचिए, तो उनका बास्केट निकाल के देखा जाएगा कि ये एक महीने में क्या क्या चीजें खरीदते हैं, ठीक है? अब हर महीने तो यहाँ पे कोई कपड़ा खरीदेगा नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ के लोग खरीदे, समझ में आ रहा है ना? लेकिन रूरल लेबर तो है नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हर महीने कपड़े खरीदेंगे। वहां पे अपैरल का भी एक सेक्शन था, देखे थे ना आप लोग, था, तो ये हो जाएगा। फिर ये एग्रीकल्चर वर्कर जो होता है, तो ये 4 चीज लिख के रखिए कि इन 4 कैटेगरी के बास्केट को कंपेयर किया जाता है। ये 4 भागों में जो कंज्यूमर होते हैं उनको देखा जाता है कि ये क्या कौन कौन सी वस्तुएं को उपभोग कर रहे हैं। हिंदी में भी क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये सीपीआई होता है। इसको भी हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो 2011 और 12 नहीं करेंगे। अगर 2025 का हमको सीपीआई निकालना है तो इसका कंपेयर हम लोग 2024 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? बेस ईयर से करेंगे। बेस ईयर क्या है हमारा? 2011-12। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो इसको दिमाग में रखना है। किसको? ओनर को? इंडस्ट्रियल का जो ओनर है उसको आप कैसे कैटेगरी करेंगे? वो किस कैटेगरी में आएगा? वर्कर में आएगा ना? वो कहीं ना कहीं आपका नॉन मैनुअल में आ जाएगा, क्योंकि वो तो ओनर है ना। वो क्या कर रहे हैं? वो बैठ के ही सारा अकाउंट से खाता देखेगा, तो किस में आ जाएगा? ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएगा, अर्बन की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ना 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक आप देखिएगा तो ये अर्बन प्लस रूरल भी होता है, कहीं कहीं आप पढ़िएगा तो ये सिर्फ अर्बन ना हो के अर्बन प्लस रूरल का कॉम्बिनेशन भी होता है। आप कहीं कहीं पढ़िएगा तो इन 3 चीजों को दिया हुआ है और चौथा में ये रूरल प्लस अर्बन किया हुआ है। हम ये मिनिस्ट्री से निकाल के आपको दिए हुए हैं जो भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है कि रूरल के साथ साथ अर्बन को भी। और वर्कर का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो आप दिहाड़ी मत समझिए, हम भी वर्कर हैं, आप भी वर्कर हो जाएंगे, ठीक है? उस हिसाब से सोचिए, वर्कर का वैसा दिमाग में इमेज लगा के मत चलिए। कल देख के आइएगा कि मार्च 2025 का सीपीआई कितना था, ठीक है? स्पोर्ट्स पर्सन ना, इसी में ना वो लोग नॉन मैनुअल लेबर में आपका आ जाएंगे। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल लेबर, इसमें तो वो आएंगे नहीं कहीं से भी। एग्रीकल्चर नहीं होगा, रूरल नहीं होगा, इंडस्ट्रियल। हम बता रहे इसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, लेकिन हम लोग को सीपीआई के अंदर से तो सवाल नहीं ना जानना है। हम लोगों को बस इतना जानना है कि हाँ, क्लासिफाई हम बस सिर्फ 4 बेसिस पे करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, जीडीपी डिफ्लेटर है, आईआईपी है, हेडलाइन है, कोर है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि सीपीआई के बेसिस पे ही हम लोग इलीट लोगों का निकाल लेते हैं। इनइक्वालिटी क्यों आता है? इनइक्वालिटी के लिए अलग से हमारा आता है, जिनी कोफिशिएंट आता है। कंज्यूमर में आपको, आप क्या समझ रहे हो? कंज्यूम, वो भी तो कुछ किस चीज़ों को कंज्यूम करते होंगे, वो कैसे मेजोरिटी में एक्सक्लूड हो? हम ये थोड़ी देखने जा रहे हैं कि मतलब लोगों को हम लेके नहीं आ रहे हैं, उनके बैग्स में क्या क्या कमोडिटीज है वो हम देख के आ रहे हैं। समझ में आ रहे? अगर आप जो बात कर रहे हैं, जो एलीट लोग हैं या जो भी, उनका भी तो एक बैग होता होगा, वो भी तो कुछ कुछ चीज़ों को कंज्यूम करते होंगे। तो जैसे मैंने कि यहाँ भी बताया, ये तो उनका इसमें ज़्यादा होता होगा, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा होता होगा, हाउसिंग एंड मेडिकल का इसमें ज़्यादा उनका बिल बन के आता होगा। तो 2 कैटेगरी की है, एक वर्कर के कैटेगरी से भी की, एक वस्तुओं के कैटेगरी से भी किया। समझ में? उस हिसाब से भी हम लोग प्राइस को देखने का कोशिश किया। अंदर जाएंगे तो बहुत अंदर जाएंगे, फिर एक इसका पूरा चैप्टर निकल जाता है हम लोगों का ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, ठीक है? लेकिन आप लोगों को जनरल नॉलेज तक इतना ही पढ़ना है। 4 वर्कर समझ में आ गया? आप लोग कल देख के आएंगे कि मार्च का सीपीआई क्या क्या है, मार्च का सीपीआई कितना है, ठीक है? और बताएंगे वो किस इन्फ्लेशन के कैटेगरी में आता है।
वैसे ही आपका IIP आ जाता है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की चीज़ों को बताता है, ये आप खुद से पढ़िएगा। ये इन्फ्लेशन में इसका कोई खास ये नहीं है, इसको हम लोग फिर से एग्रीकल्चर में भी पढ़ने जाएंगे। यहाँ पे CPI और WPI के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, मेन आपका यही है कि पब्लिश कौन करता है, ठीक है। पब्लिश आपका यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है, और यहाँ पे कौन करता है? CSO। CSO का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे WPI में बोला क्या कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स पे ज्यादा जोर देता है, यहाँ वाली चीज है ना, ये प्रोड्यूसर से डायरेक्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या फूड बेवरेजेस ये सब पे ये ज्यादा देता है, ठीक है। इसमें बोला है कि क्या बोलते हैं, लिमिटेड, सबका अपना अलग अलग हिसाब से WPI और CPI के बीच का डिफरेंस होता है, ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेन वही है कि पब्लिश कौन कौन सा करता है। यहां तक समझ में आया? समझ में आया? WPI CPI हेडलाइन, कोर, GDP डिफ्लेटर, ये चीज बताए थे, ये सब समझ में आया? पहले आप लोगों ने ये सब पढ़ा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं पढ़ा है तो अभी दिमाग में क्लियर है? कोर इन्फ्लेशन कोई पूछेगा तो बता देंगे? कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं आप बताइए? बार बार पूछे, हर 4 क्लास में 3 क्लास में पूछे कोर इन्फ्लेशन के बारे में, बताइए आप बताइए। एक्सक्लूड कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? कोर। WPI में कितने प्रोडक्ट आते हैं? पूरे 697 प्रोडक्ट्स आते हैं। उसका डेटा कौन रिवील करता है? CSO CPI करती है, वो इकोनॉमिक एडवाइजर इसको करके आता है। ये IIP के बारे में, ये IIP आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे। अब ये मेजर्स है, पहले बता दे रहे, इनका अलग अलग चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी का अलग से चैप्टर होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज का अलग से चैप्टर होता है। ये हम आप लोगों को शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मॉनेटरी मेजर्स है। मॉनेटरी के बारे में हम क्या बताए थे? RBI के बारे में बताए थे हम, ठीक है। RBI क्या बोलती है? RBI अलग अलग बैंक को ये एडवाइस करती है कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है लोन देने के लिए। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सारी चीजें आप लोग पढ़े हैं? क्या होता है? हाँ, तो रेपो रेट वो होता है कि RBI जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, और रिवर्स होता है कमर्शियल बैंक RBI को जिस लोन पे देती है, ठीक है। तो अगर RBI रेट मान लीजिए बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट समझते हैं आप लोग? अगर आप लोग गांव वगैरह में भी देखे होंगे, कोई अगर उधार लेने जाता है तो उसको 10% 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। गांव की बात की हम, जब आप उनसे लेने जाते हैं जो आपके क्या 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 होते हैं, साहूकार, इन लोगों से, वो आपको 7% पे नहीं देते हैं। अच्छी बात है, आपके जान पहचान के साथ चल रहा होगा, लेकिन ऐसे ही मदर इंडिया मूवी नहीं बनी है, ठीक है। मदर इंडिया अगर आप लोग मूवी 20-20%, 30-30% वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा भी लेते वो लोग। अब जो अगर वो चुका नहीं पाते तो उनके घर के बच्चों को अपने यहाँ मजदूर बना के रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? उनको मत बोलिए, हमको बताइए। हाँ, लिखवा लेते हैं ना जब वो पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको खुला बता के रखती है। आप बजाज फाइनेंस ये सब में आप लोग लोन तो वो आपको ऐसे दे देगी, लेकिन जब लोन लेने की बारी आती है तो वो आपके सर पे चढ़ जाते हैं, वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, तो क्या करेगी RBI?
या कोई भी बैंक? देखिए इन्फ्लेशन का हाँ बढ़ा देगी। इन्फ्लेशन का हम एक रीजन क्या बताए थे कि आपके हाथ में बहुत पैसा, ठीक है, आप गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करेगी? आपके हाथ से पैसा छीने की नहीं, लेने की कोशिश करेगी। छीन नहीं पाएगी, ठीक है, लेने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी। तो आरबीआई क्या बोलेगा बैंकों को कि तुम अपना रेट बढ़ा दो, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि आप कोई भी लोन लेने जा रहे हैं, क्या व्हीकल लोन्स होता है जिसपे कार लोन वगैरह मिलता है, उसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है ना, उसको वो बढ़ा दी, तो अब कोई क्यों 1 लाख के बदले 1,20,000 रुपए देने जाएगा? देने जाएगा? नहीं देने जाएगा। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो चीज़ों का डिमांड होता है वो कम होने लगेगा। समझ में आया? हाँ, दो तरीके के रेट होते हैं। जो आप रेपो रेट की बात कर रहे हैं, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को बोलती है लोन लेने के लिए, वो भी बढ़ा देगी, ठीक है, रेपो रेट भी बढ़ा देगी। मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर वो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे कि बता रहे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एसएलआर होता है, सीएलआर होता है। तो वो रेपो रेट भी वो क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है। वो कम लोन ले पाएंगे तभी वो आपको कम दे भी पाएंगे। समझ में आया? कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास कैपिटल नहीं है, आप क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। तो जब लोन महंगा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, तो आप कम लेने की कोशिश करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होता है मॉनेटरी मेजर्स। समझ में आया? आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो एक ये तरीका होता है जिसमें बैंक दर की नीति, देखिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके वजह से ये लोग अब कम से कम लेंगे। जो हम आपको बताने की कोशिश की वही है। अब एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो बैंक का क्या होता है कि जब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट भी तो करते हैं, बैंक दो तरीके से काम करती है, एक डिपॉजिट करती है। तो मान लीजिए कि हम बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो वो 1 लाख रुपए आपको लोन नहीं देगी किसी और कस्टमर को, उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रखती है और कुछ परसेंट वो आरबीआई के पास रखती है। अगर आप 1 लाख का एफडी करने गए हैं, तो जो परसेंट आपका सीआरआर और एसएलआर होता है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। अभी अब मुझे करंट नहीं पता, उस परसेंट को वो क्या करेगी, मान लीजिए 4.4 या 5% है, ठीक है, तो 4,000 5,000 वो अपने पास रख लेगी एसएलआर के तहत, और उसका कुछ पोर्शन 20,000 जो वो आरबीआई के पास रख लेगी। बाकी का वो 80,000 क्या करेगी, लोन दे देगी, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, रिजर्व को वो बढ़ाएगी कि घटाएगी? सोच के देखिए। हम 1 लाख गए बैंक को दिए, बैंक उसका 15% क्या की वो आरबीआई को दे देती है, ठीक है, और कुछ अपने पास रख लेती है, ठीक है। तो मान लीजिए वो 20,000 साइड रख दी, अब वो 80,000 लोन देने को वो तैयार है, यानी लोगों के पास 80,000 पहुंच सकता है। तो इन्फ्लेशन है तो वो रिजर्व्स बढ़ाएगी या घटाएगी? बढ़ाएगी। वो कहीं ना कहीं 20 की जगह 30,000 अपने पास रखेगी और आरबीआई के साथ रखेगी, ताकि वो 70,000 ही आप तक पहुंचाए, आपके हाथ में कम से कम पैसा हो। इसका उल्टा डिप्रेशन के टाइम में करती है। तो समझ में आ गया? ये आपका आ जाता है मॉनेटरी बेस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी वही होता है, जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं ना, वो आरबीआई के थ्रू बेचती है, ठीक है। मान लीजिए वो अपना शेयर बेचती है, तो वो क्या करती है, लोगों से पैसा ले रही है, वो अपना शेयर बेच रही है। या जो पेपर्स होते हैं, कुछ कमर्शियल पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये तो इन्फ्लेशन है तो वो क्या करेगी, वो बेचेगी, ठीक है, क्योंकि उसको आपके हाथ से पैसे चाहिए, ठीक है। और जब उल्टा होता है तो वो खरीदती है, क्योंकि उसको लोगों को पैसे देने हैं, या वो रिटर्न करती है उस वक्त पे। समझ में आया? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के। कोई प्रॉब्लम, कुछ भी चीज? रिजर्व रेशियोज के बारे में आप लोगों को पता है? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो? क्योंकि पहली बार पढ़े तो कंफ्यूजन होगा। हाँ बोल रहे, इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया? बताइए, समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। रिजर्व समझ में नहीं आया, रेट समझ में आया? रेट समझ में नहीं आया। देखिए रेट के बारे में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ज्यादा पैसा है, आप ज्यादा डिमांड कर रही हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप कम से कम डिमांड करें, या आप चाहती हैं कि हम एक बिजनेस एस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो आप 100 रुपए लोन लेने के लिए जा रही हैं, 100 रुपए के बदले आपको 105 रुपए लोन देना वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप रेडी हैं कि ठीक है हम 105 रुपए लोन वापस कर देंगे,
लेकिन अब देख रही है गवर्नमेंट कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अब बहुत ज़्यादा खर्च करे तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। 105 की जगह वो आपको बोलेगी 120 रुपये देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि हम क्यों देने जाएंगे, छोड़ दो, मेरा जो है हम वही रहते हैं। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन खत्म हो गया, समझ में आया। अब बैंक के पास पहले 100 रुपये था, ठीक है, 100 रुपये से वो 20 रुपये वो क्या करती है अपने पास रखती है, 80 रुपये वो आपको देने के लिए तैयार है, तो आप तो 80 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना करे, तो वो क्या बोलेगी कि नहीं हम 40 रुपये अपने पास रखेंगे, हम आपको बस 60 रुपये ही दे सकते हैं। समझ में आया। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि जो जेब में आपके मनी है वो कंट्रोल्ड है, ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम फ्री फ्लो है। वो तो बैंकिंग की बात आ गई। अब फिस्कल मेजर की बात आती है जो राजकोषीय, ठीक है, ये सरकार क्या करती है। पहला हो गया पब्लिक बोरोइंग। अभी हम आपको क्या बताएं, पब्लिक बोरोइंग का मतलब सार्वजनिक उधार। कभी कभी सरकार भी आपसे उधार लेती है, बहुत सारे बॉन्ड्स पेपर या इसके थ्रू, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो वो क्या करेगी, आपसे लेगी। दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी जब सरकार खर्च करती है, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे वेनेजुएला के बारे में, वेनेजुएला में क्या हुआ था, सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च करी थी, लोगों को कूपन्स बांट रही थी कि आप जाइए आप फूड खरीदिए, आप जाइए आप ये खरीदिए वो खरीदिए। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आया था। तो जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, ऐसा बोल दी कि नहीं बस स्टैंड बन गया अब आपको फ्री में जाना है, ठीक है, आपको पे करना ही नहीं है, आपके घर पे चावल दाल सब पहुंचा दे रही है, तो बाकी की चीजें जो आपके पास बचेगी उससे तो आप डिमांड करेंगे ही ना। तो इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्च कम कर देगी, ठीक है। और तीसरा चीज है टैक्स। अब टैक्स खुद बताइए, टैक्स क्या करेगी, बढ़ाएगी क्या घटाएगी। इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है। तो समझ में आ गया इन्फ्लेशन कम कैसे होगा। ये टाइटल बस लिख दीजिए, मतलब हेडिंग बस लिख लीजिए अपने कॉपी में। हाँ ग्रुप में चला जाएगा, लेकिन जो चीजें आप क्लासरूम में लिखते हैं वो चीजें आपको याद रहती है, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं एक बार यहाँ पे खुद से ही बोल बोल के लिखिए। आप लोग नहीं लिखते हैं, आप लोग कल हमको बताइए कितना है रेपो रेट, कितना है रिवर्स रेपो रेट, सीपीआई कितना है, ये सब कल हम आपसे सवाल पूछेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड। 3.3 क्या है रेपो रेट, सीपीआई। तो क्या किस इन्फ्लेशन के अंदर वो आ गया, अभी तो बताए क्रीपिंग के अंदर आ गया, तो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल है ना इन्फ्लेशन, यानी ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है, आरबीआई क्या थ्रेशोल्ड बताई थी, कितना से कितने के बीच होना चाहिए, 4 to 6 के बीच होना चाहिए। क्या हुआ, वो प्लस माइनस ऊपर नीचे जो हम बोले थे वो आप लोग कह रहे हैं कि 4 बताए थे, ये प्लस माइनस 2 यानी 2 to 6, इतना भी ठीक नहीं है इतना भी ठीक नहीं है, एग्जैक्ट ये है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आपका लिमिट हो गया मैक्सिमम, ये हो गया आपका मिनिमम लिमिट। हाँ पता नहीं, हम बात कर लेंगे एक बार। कितने बजे से कितने बजे तक का टेस्ट है आप लोगों का, 9:30 से 11, क्या 150 क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, ओवरऑल पूरा है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, टॉपिक वाइज टेस्ट है। चलिए ये हो गया। अब कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे।
एक होता है फिलिप कर्व, देखिए इधर ध्यान दीजिए, फिलिप्स का बल्ब होता है, लेकिन ये फिलिप्स नाम है, सब आता है, क्यों पीला वाला ही नहीं आता है, ये भी फिलिप्स का आ सकता है, ठीक है। तो A.W. फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, ठीक है। इससे रिलेटेड हो सकता है आप लोग को सवाल आए या ना आए, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या, बस एक लाइन आप लोग को याद करना है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट समझते हैं बेरोजगारी, और मुद्रास्फीति के बीच में इनवर्स, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कभी भी फिलिप्स कर्व से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यही एक कर्व है जो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, तो सवाल आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये A.W. फिलिप्स जो है, इन्होंने ये रिलेशन दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग इन्फ्लेशन रखते हैं और वाई एक्सिस पे मान लीजिए हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रखते हैं, तो ये हो गया ग्राफ, ये हो गया कर्व, कि अगर एक बढ़ेगा, एक देखिए यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे है, ये अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बात मत कीजिए प्लीज, बता रहे हैं, सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें बताने बोलिए, फिर भी हम कुछ कुछ एडवांस चीजें आप लोग को बता रहे हैं कि इनके सवाल आ जाए तो आप ये मत बोलिए कि कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये फिलिप्स कर्व होता है जो क्या बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनका पूरा नाम क्या था, A.W. फिलिप्स। तो ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस होता है, बेसिक मैथ्स तो पढ़े होंगे आप लोग, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये इस तरीके कर्व, इसको वक्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, ऐसे जाता है, ठीक है। ये फिलिप कर्व, उसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कर्व भी बनाइए। एक काम करिएगा, इधर अनएम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे रख, इधर हम क्या लिखे, अनएम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे रख दीजिएगा, और इन्फ्लेशन को, सॉरी इन्फ्लेशन को वाई एक्सिस पे रख दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा ना जब ग्राफ बनाइएगा, तो यहाँ पे बनाते हैं, ये लिख रहे हैं, अच्छा ये लिखिए, इन्फ्लेशन अगर लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये इन्होंने एक रिलेशन बताया था। हम आप लोग को एक चीज बताए थे, याद है, कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इंसान का नहीं होता है, चीजों का भी होता है, रिसोर्सेज का भी होता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर देन इन्फ्लेशन, रिजल्ट विल बी लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिए हायर विल बी, इसको थोड़ा सा पता नहीं, हमको तो बोला गया कि ऊपर ऊपर से पढ़ाने के लिए, लेकिन हम फिर भी आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ यहाँ देखिए, लिखिए, हाँ कैसे होगा, आप एक चीज सोचिए, देखिए अगर आपका कोई रॉ मटेरियल है, वो अच्छा से यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो मतलब एक तरीके का मंदी समझ लीजिए मार्केट में, समझ रहे हैं, एक तरीके का उसका भी एक मंदी है कि चीजें रखी हुई हैं पर उसका यूज ही नहीं हो रहा है, डिमांड ही नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो आपको बता देगा कि इन्फ्लेशन जो है आपका वो लो है, क्योंकि आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा, हम क्या बोले, वो इन्होंने 1930s में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा अंदर समझने की कोशिश करेगा, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा।
क्या आप बोल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपका यूज नहीं, टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ, तो वहाँ पे भी देखिए आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। पर ये समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि कोई खनिज पदार्थ है कहीं किसी हिस्से पे दबा हुआ है, ठीक है, वो नहीं, उसके निकलने के बहुत सारे कारण होंगे, आपके पास इनफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा, हो सकता है कि आप जो टेक्नोलॉजी लेने जाएं जो आप निकालेंगे उससे ज़्यादा आपका उस चीज़ में खर्च हो जाए। हाँ, तो इकोनॉमिक्स कभी भी सीधा रिलेशन किसी चीज़ के बीच में नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे कोयला जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, हो सकता है अगर आप निकालेंगे तो उससे निकालने में जो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाए, वहाँ की ज़मीन जो है वो हिलने लगे। धनबाद में अभी भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे अंदर अभी भी आग उबलती रहती है। हाँ, तो रिसोर्सेज तो उधर भी बहुत है, तो बहुत सारा चीज़ है जिसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें की जाती है। तो वो वेस्टफुल कैसे हुआ, मान लीजिए अगर आप उसको लगाएंगे, आप अपना रिसोर्स भी खर्च करेंगे और उसमें आपका कोई यूज़ नहीं होगा, समझ ले, तो कंपेयर करके रिलेटिव, इकोनॉमिक्स हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता। लेकिन अगर आपके पास सोर्स है, सब कुछ है, फिर भी आप उसको नहीं यूज करें, तब तो वो तो हुआ ही ना अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये फिलिप्स कर्व हो गया। एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को समझने का कोशिश कीजिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर में होता है ना जो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि अब हम लोग तुरंत क्या बढ़े, ऑफलाइन से कोई भी चीज़ ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ कि नई नई चीज़ें स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो लोग वहाँ ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश करने लगे, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता। फिलिप्स कर्व लिख लिया आप लोग, नोट कर लिए। और एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टैगफ्लेशन का, इससे रिलेटेड भी सवाल आपका आएगा, ठीक है, इसको लिखिए। हम अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट बताएं फिलिप्स कर्व का, जो क्या बोला कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन एक सिचुएशन आता है स्टैगफ्लेशन का जब इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। तो कोई भी आपसे सवाल पूछे कि कोई ऐसा कर्व बताइए जो रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉय, आप बताएंगे किस कर्व के बारे में, फिलिप्स कर्व के बारे में, लेकिन उसको क्रिटिसाइज इससे जरूर करेंगे। देखिए वो थ्योरी उस समय सही हुई, ठीक है, इसमें भी क्या दिया, स्टैगफ्लेशन का दो एग्जांपल ऐसा। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हम थ्योरी तो देंगे लेकिन उसका क्रिटिसिज्म खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप लोग कभी इकोनॉमिक्स अंदर घुस के पढ़ेंगे तो एक थ्योरी जितना नहीं है उससे ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म है, तो आपको लगेगा कि बेवजह क्यों ही थ्योरी पढ़ रहा, जितना वो थ्योरी नहीं रहेगा उससे ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म होगा, अगर आप कभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़े होंगे तो ये उसका एक अपवाद जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ये हो गया। तो स्टैगफ्लेशन से भी रिलेटेड आप लोग को सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। क्या मतलब फिलिप्स कर्व 1930s में जो आया तो वो उस वक्त का एग्जाम्पल उठाया, यूएस में ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो एक कर्व डिपिक्ट करके आया। उसके बाद कुछ साल बाद ये स्टैगफ्लेशन आ गया, तो बताया कि नहीं आप जो इतने साल से हम लोग को बता रहे थे वो आप गलत बता रहे थे, देखिए ऐसा सिचुएशन भी उठ के आ गया जहाँ पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि इस तरीके का वर्ड आए तो आप लोगों को एलियन फील ना हो कि ये तो कभी देखे ही नहीं है, हम लोग तो बस इन्फ्लेशन पढ़े हैं, ठीक है। एक और टर्म होता है, देखिए ये सब चीज हम आप लोगों को खुद से बता रहे हैं। एक और टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, नायरू, रिपीट करिए मेरे पीछे, नायरू, जिसको बोलते हैं नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा पॉइंट जिसपे इन्फ्लेशन को का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आया, उसको नायरू बोलते हैं।
बस दिमाग में रखिए कि हाँ ये सारी चीजें भी होती है। क्या नॉन एक्सक्लरेटिंग लिख दे क्या, ये लिख दीजिए फिर लिख देंगे। नॉन एक्सक्लरेटिंग inflation rate of non-accelerating inflation rate of unemployment। हो गया इन्फ्लेशन चैप्टर आपका, यहीं पे हो गया खत्म। कोई कंफ्यूजन कुछ भी, एक बार रिवाइज करें, एक बार ऊपर से नीचे लेके रिवाइज कर लेते हैं। क्या नहीं लिखे थे कोई? लिख लिए थे ना। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताए थे, डिफ्लेशन बताए थे, क्या होता है क्या होता है डिफ्लेशन, जल्दी जल्दी रिपीट करिए पीछे पीछे मेरा। जब प्राइसेस घटने लगता है वो डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो घटने लगता है। 4.2 से अगर होके 4.1 आ गया या 4 आ गया वो डिसइन्फ्लेशन हो गया। फिर रिफ्लेशन जब इन्फ्लेशन वापस से आने लगता है उसको रिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन अभी बताएं, रिपीट करिए, बताइए क्या होता है। डेफिनेशन मत बताइए, एक लाइन में बताइए होता क्या है स्टैगफ्लेशन। हाँ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ता है, ठीक है। ये किस 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 कर्व को ये क्रिटिसाइज करता है? फिलिप्स कर्व को, क्योंकि फिलिप्स कर्व क्या बताता था? इन्फ्लेशन, हाँ फिलिप्स कौन थे? एडब्ल्यू फिलिप्स इकोनॉमिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, ठीक है। ओपन इन्फ्लेशन, अच्छा ये चीज हम आपको नहीं पता। ओपन इन्फ्लेशन का ये मतलब है जब गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं देती है, वो सोचती है डिमांड एंड सप्लाई अपने हिसाब से काम करेगा और चीजें अपने हिसाब से ठीक हो जाएंगी, ठीक है। यानी खुला हुआ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट इस पर कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं करेगी। वो देखेगी वो बाहर के थक हार के बैठ गई है कि हाइपर इन्फ्लेशन है तो है, अब खुद से डिमांड और सप्लाई आपस में भिड़ेंगे और ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसको ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं, जैसे खुला हुआ। सेपरेट इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं कि जब फिस्कल एंड मॉनेटरी एक्शन टेकन टू मैनेज इन्फ्लेशन, यानी जब दोनों, यानी इन्फ्लेशन जब फिस्कल और मॉनेटरी जो हम अभी आपको बता रहे थे, ये जब दोनों मैनेज करके इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश करती है उसको सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ओपन इन्फ्लेशन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने खुला छोड़ दिया, अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सोचती है कि खुद ब खुद ठीक होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पे वो डिपेंड करता है। इसका उल्टा सप्रेस्ड हुआ, ये मिल जाएगा आप लोग को पीडीएफ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताए थे, क्या बताए थे? क्या हुआ था डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, आप बताइए। नहीं इनको पूछते नहीं पता। ब्रेड वाला एग्जांपल दिए थे कि उसके पास 2 ब्रेड था लेकिन पहले सिर्फ 2 लोग आते थे, अब 4 लोग आ रहे हैं उसको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो वो दाम बढ़ गया उसकी वजह से। टू मेनी गुड्स चेजिंग बाय टू मेनी पीपल्स, गुड्स कम से लोग ज्यादा उसको चेज कर रहे हैं, ठीक है, वो डिमांड पुल। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बताए थे, क्या बताए थे? लागत, रॉ मटेरियल्स महंगा हो रहा है, लेबर कॉस्ट आपका महंगा हो रहा है, इस वजह से। हेडलाइन इन्फ्लेशन तो अब आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए, जिसमें सारे गुड्स को लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन बताइए, क्या बताए थे? बताइए बताइए, उनसे पूछ रहे आप, बताइए। बोलिए, कोर इन्फ्लेशन में क्या था? हाँ क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो दोनों वोलेटाइल होता है। जीडीपी डिफ्लेटर सीएस करती है, इसका फॉर्मूला हम आपको याद करने बोले थे, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100। नॉमिनल और रियल में आप लोग को डिफरेंस बताए थे, ठीक है। बताए थे कि एसबीआई क्लर्क का जब 2011 में 40,000 सैलरी था, आज के डेट में 70,000 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजों को दुगना दुगना खरीदेगा, उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, तो वो रियल इफेक्ट को बताता है। नॉमिनल सिर्फ आपके मनी को बताएगा, तो ऐसे जीडीपी डिफ्लेटर भी इससे कैलकुलेट होता है। पीपीपी बताएं, ये भी बताएं यहाँ से, लेकिन ये इंडिया में उतना यूज होता नहीं है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई बताएं, कितने प्रोडक्ट होते हैं डब्ल्यूपीआई में?
697 होते हैं। उसको कितने भागों में कैटेगराइज करते हैं? 3 भागों में करते हैं। क्यों, कौन कौन से 3 भाग? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। उसके बाद सीपीआई बताए, सीपीआई में 4 तरह के वर्कर्स बताए थे। कौन कौन से वर्कर्स बताए थे? समझ में आया है इसका मतलब, यही ना, समझ में आया। उसको ठीक कर कैसे करते वो मेजर्स भी बताए थे। मॉनेटरी मेजर्स क्या, जो बैंकिंग तय करती है इन्फ्लेशन है तो रेट बढ़ाएगी कि घटाएगी? बढ़ाएगी। ठीक है, टैक्स बढ़ाएगी कि घटाएगी? टैक्स किसके अंदर आ जाएगा? फिस्कल मेजर के अंदर। आरबीआई मॉनेटरी है, वो रेट्स की बात करता है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब की बात करता है। फिस्कल ये हो गया। मिसलेनियस में फिलिप्स कर्व बता दिए। फिलिप्स कर्व का क्रिटिसिज्म क्या हुआ? हाँ, उस टर्म को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, उसका लाइव एग्जांपल भी लिखा हुआ था बगल में। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया बता दे रहे हैं। 2011-12 में डब्ल्यूपीआई बढ़ गया था 10% के, इसमें चला गया था। तो 10% किस में आ जाएगा? वॉकिंग इन्फ्लेशन। किसकी तरफ जा रहा है? गैलोपिंग की तरफ जा रहा है। तो कौन थे उस वक्त? रघुराम राजन, इन लोगों ने अपनी एक कमेटी बैठाई कि इन्फ्लेशन को टारगेट करके उसको सही रखना है हमेशा। तो टारगेट बताए 4% ±2%। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ आपका इन्फ्लेशन चैप्टर खत्म। समझ में आया आप लोगों को? अब न्यूज़पेपर पढ़िएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, थैंक यू।